अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम क्रिमिनल लॉयर अनवर को देखते हैं। वो अपने क्लाइंट गिरी के साथ पल्लीपाडन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए आता है। दरअसल पल्लीपाडन पहले एक क्रिमिनल लॉयर का चपरासी बनकर काम करता था, लेकिन अब वो लॉ में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि बड़े से बड़ा वकील भी जब अपना केस हारने लगता है तो कानून के लूप होल्स को ढूंढने के लिए, अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए पल्लीपाडन के पास आता है। उसने गाँव से दूर सुनसान इलाके में अपना घर बनाया हुआ था ताकि उसे नॉइस प्रॉब्लम ना हो। उसके घर में काम करने वाली नौकरानी ललिता, उसकी वाइफ एना, हर कोई उससे डरता था और जब भी पल्लीपाडन घर पर होता है तो डर के मारे कोई भी आवाज नहीं करता था। खैर, अनवर पल्लीपाडन को गिरी की केस फाइल देता है, जिसे देखने के बाद पल्लीपाडन गिरी से पूछता है कि हुआ क्या था। तब गिरी बताता है कि मेरी वाइफ ने मुझे एक लड़की के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद वो मुझसे बहुत ज्यादा झगड़ा कर रही थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में मैंने लोहे की एक रॉड लेकर उसके सर पर मार दिया। उसकी मौत हो गई, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, मुझसे बस गुस्से में हो गया। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये थी कि गिरी के पड़ोसी गंगाधर ने उसे देख लिया था और वो कोर्ट में गिरी के खिलाफ गवाही देने वाला था। पल्लीपाडन को पता चलता है कि गंगाधर सरकारी नौकरी करता है। वो अनवर से कहता है कि सरकारी नौकरी करने वाले छुट्टी पर होते हुए भी अक्सर अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर फेक सिग्नेचर करते हैं, तो तुम एक काम करो, पता लगाओ कि गंगाधर ने उस दिन रजिस्टर पर साइन किया था या नहीं। अगर उसने साइन किया होगा तो रिकॉर्ड के हिसाब से वो 10 बजे से पहले ऑफिस चला गया होगा, जबकि गिरी के वाइफ की मौत 10:45 पर हुई थी। इस तरह से तुम ये साबित कर सकते हो कि मेन आई विटनेस उस दिन क्राइम सीन पर था ही नहीं, जिसके बाद तुम ये दलील दे सकते हो कि फिसलकर गिरने की वजह से गिरी की वाइफ के सर पर चोट लग गई थी और उसी वजह से उसकी मौत हुई है। सलाह देने के बाद गिरी उसे पैसे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब देखो, जिस केस में मुजरिम को फांसी होने वाली थी, पल्लीपाडन ने 1 मिनट में उसका लूप होल ढूंढकर उसे बचा लिया। सोचो, अगर ऐसा आदमी किसी का कत्ल कर दे तो पुलिस वाले उसे कैसे पकड़ पाएंगे, कोर्ट उसे कैसे सजा दे पाएगा। फिल्म का नाम है गुमास्तान। स्टोरी इतनी माइंड बेंडिंग है कि आपको दृश्यम की याद आ जाएगी। फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, पल्लीपाडन के पास लॉ की डिग्री नहीं थी, लेकिन वो किसी लॉयर से कम भी नहीं था। कई सारे क्रिमिनल्स इलीगल काम करने के लिए पल्लीपाडन के पास सलाह मांगने आते थे। पल्लीपाडन लॉ के लूप होल्स को ढूंढकर उन्हें बताता था कि वो लोग अपना इलीगल काम लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन पल्लीपाडन 2 गैंग्स के बीच में सुलह करवाने के लिए जाता है। यहाँ पर पल्लीपाडन पीटर नाम के एक लड़के को देखता है। दरअसल पीटर पल्लीपाडन की वाइफ एनी के भाई का बेटा है। पीटर ने एनी को बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो सारे पैसे गंवा चुका था। पल्लीपाडन उससे पैसे वापस मांगता है, लेकिन पीटर कहता है कि मैंने आंटी से पैसे लिए थे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। पल्लीपाडन उसके दोस्तों के सामने उसे मारता है और वापस अपने घर आ जाता है। शाम को नौकरानी ललिता घर जा रही होती है। वो एनी से छुट्टी मांगती है क्योंकि कल उसके बेटे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। एनी भी उसे छुट्टी दे देती है। इसके बाद वो पल्लीपाडन के पास जाती है, उससे पूछती है कि आखिर तुमने पीटर के साथ झगड़ा क्यों किया। एनी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसकी तेज आवाज सुनकर पल्लीपाडन गुस्से में लाल हो जाता है, उसे मारने लगता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। नौकरानी ललिता यह सब कुछ खिड़की से देख लेती है, लेकिन डर के मारे चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो ललिता वापस काम पर आती है। दरवाजा खटखटाती है। पल्लीपाडन दरवाजा खोलता है। तब ललिता देखती है कि पल्लीपाडन के कपड़ों पर खून लगा हुआ है और घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। वो अंदर जाकर एनी से मिलना चाहती है, लेकिन पल्लीपाडन कहता है कि तुम छुट्टी पर थी ना, तो तुम छुट्टी ही ले लो, और उसके सामने ही दरवाजा बंद कर लेता है। नौकरानी सोचती है कि शायद पल्लीपाडन ने अपनी वाइफ को मार डाला होगा। वो गांव में आकर सूरा नाम के एक आदमी को यह बात बताती है। सूरा अपने एक फ्रेंड के साथ चुपके से पल्लीपाडन के घर जाता है। वो खिड़की से झांक कर देखता है तो देखता है कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है और पल्लीपाडन अकेले ही घर की सफाई कर रहा है। और ये देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि पल्लीपाडन ने अपनी वाइफ को मार डाला है। वो दोनों गांव में आकर लोगों को इकट्ठा करते हैं और मिलकर जान पहचान वाले पुलिस वालों कांस्टेबल अशोकन और एसआई शिवरामन को बुलाते हैं। ललिता और सूरा ने जो देखा था वो शिवरामन को सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद वो दोनों पल्लीपाडन के घर जाते हैं। लेकिन तब तक पल्लीपाडन अपना पूरा घर साफ कर चुका था।
शिवरामन उससे कहता है कि मैं पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलो। वो पल्लीपाडन से पीने के लिए पानी मांगता है। पल्लीपाडन पानी लेकर आता है। तब तक दोनों पूरा घर अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कत्ल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। शिवरामन उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। पल्लीपाडन बताता है कि वो मदुरई गई है। लेकिन अशोकन कहता है कि तुम्हारी वाइफ मिसिंग है, ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है, तुम्हारे शर्ट पर भी खून लगा हुआ है, तो अब तुम हमें बताओ कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। और यह सुनकर पल्लीपाडन उनसे कहता है कि देखो, पहली बात, अगर मेरी वाइफ गायब हुई है तो पहली कंप्लेंट मुझे करनी चाहिए और मैंने अब तक कोई कंप्लेंट नहीं की है। दूसरी बात, तुम लोग वर्दी में नहीं हो तो तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों दो। पहले तुम लोग ऑफिशियली वर्दी पहनकर यहाँ आओ, वारंट लेकर आओ, अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी लेकर आओ, फिर बात करेंगे। वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन पल्लीपाडन की हरकतों से उन्हें यकीन हो चुका था कि पल्लीपाडन ने किसी का कत्ल जरूर किया है। वो दोनों तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर हमीद के पास जाते हैं, उसे पल्लीपाडन के घर पर जांच करने के लिए कन्विंस करते हैं, अपनी अपनी वर्दी पहनते हैं और पूरी फोर्स के साथ पल्लीपाडन के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर पूरे गांव वाले, मीडिया वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वाले पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। अशोकन को पल्लीपाडन का खून से सना हुआ शर्ट मिलता है, लेकिन पता चलता है कि उसके शर्ट पर मुर्गी का खून लगा हुआ है। दरअसल पुलिस के आने से पहले पल्लीपाडन ने सेम कलर की दूसरी शर्ट पर मुर्गी का खून लगाकर रस्सी पर टांग दिया था और अपनी असली वाली शर्ट को जला दिया था। पुलिस वाले घर का कोना कोना चेक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और आखिर में परेशान होकर शिवरामन पल्लीपाडन की कॉलर पकड़ता है, उसे घसीटते हुए बाहर सबके सामने लाता है, धक्का देता है, जिससे कि पल्लीपाडन जमीन पर गिर जाता है और वो पल्लीपाडन से कहता है कि तुमने अपनी वाइफ का कत्ल किया है और अब बता तूने लाश कहाँ छिपाई है। बट एट द सेम टाइम पल्लीपाडन की वाइफ एनी जिंदा सही सलामत मदुरई से वापस आ जाती है और यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है और किसी को भी समझ में नहीं आता कि अगर एनी जिंदा है तो पल्लीपाडन ने किसका कत्ल किया है। मजबूरी में पुलिस वालों को मीडिया के सामने ही पल्लीपाडन से माफी मांगनी पड़ती है। पुलिस डिपार्टमेंट में, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर हमीद, अशोकन, शिवरामन, इन तीनों को हर कोई ट्रोल करने लगता है और सीनियर ऑफिसर भी इन तीनों के ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। हमीद ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, वो भी रुक जाता है, लेकिन शिवरामन उससे कहता है कि वर्दी पहने हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि उस घर में किसी का कत्ल जरूर हुआ है। उसकी वाइफ नहीं तो किसी ऐसे का जिसे पल्लीपाडन मारना चाहता था, या फिर उसका जो पल्लीपाडन को मारना चाहता था। अपना सम्मान वापस हासिल करने के लिए हमें इसकी जांच करनी ही चाहिए। जांच शुरू करने के लिए वो लोग सबसे पहले क्रिमिनल लॉयर थॉमस कुरुवेला के पास जाते हैं। थॉमस कुरुवेला का बाप भी क्रिमिनल लॉयर था और पल्लीपाडन ने बाप और बेटे दोनों के साथ मिलकर काम किया था। शिवरामन उससे पल्लीपाडन के दुश्मनों के बारे में पूछता है, जिस पर थॉमस कहता है कि जो भी पल्लीपाडन की वजह से अपना केस हारा है, हर कोई उसे अपना दुश्मन मानता है। वैसे मैं उन सभी की केस फाइल तो दे दूंगा, लेकिन अगर पल्लीपाडन ने किसी का कत्ल किया है तो आप उसे साबित नहीं कर पाएंगे। खैर, पुलिस वालों को पल्लीपाडन के दुश्मनों की लिस्ट मिल जाती है, जिसके बाद शिवरामन और अशोकन दोनों लिस्ट में शामिल हर एक आदमी के पास जाते हैं। उन सभी से मिलकर उनसे पल्लीपाडन के बारे में पूछते हैं, लेकिन खास बात यह थी कि लिस्ट में शामिल हर कोई जिंदा था सिवाय 2 लोगों के। टैंकर साइजू जो कि स्मगलिंग करता था, कुछ दिन पहले पल्लीपाडन ने उसे धमकी दी थी और पिछले 4 दिनों से वो गायब है। दूसरा आदमी है पीटर, जिसे कुछ दिन पहले मार्केट में पल्लीपाडन ने पीटा था और वो भी उसी दिन से गायब है। पुलिस वाले इन दोनों के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पल्लीपाडन रात को अपने घर में होता है, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठकर दूसरे कमरे में जाता है और अपने बेटे एबी की तस्वीर को देखता है। इसी के साथ स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि एबी का एक पैर ठीक नहीं है, वो लंगड़ा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर बनना उसका सपना है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज करता है और अपने एक फ्रेंड मही को साथ लेकर फिल्म डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है। उसका म्यूजिक दमदार होता है, डायरेक्टर भी उसे अपनी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर बना देता है। वैसे तो पल्लीपाडन तेज आवाज से डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन एबी के लिए उसने उसके कमरे में ही एक सीक्रेट रूम बनवा दिया था ताकि एबी उस कमरे में बिंदास अपना म्यूजिक बना सके। कमरे में एबी की जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। पल्लीपाडन को भी यकीन था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएगा। लेकिन एक रात एबी अपने फ्रेंड मही के साथ डायरेक्टर के घर पार्टी में जाता
जाता है, पार्टी में डायरेक्टर एबी को दूसरी फिल्मों के डायरेक्टर से मिलवाता है, सबको बताता है कि एबी बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करता है। सब लोग उसे अपनी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर बनाने का वादा भी करते हैं। मही और एबी आधी रात को पार्टी से घर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर इनकी बाइक को टक्कर मार देता है। दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लॉरी का ड्राइवर रुकता नहीं, वहां से भाग जाता है। आगे चेक पोस्ट पर पुलिस वाले ड्राइवर की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसने पी रखी है और वो पुलिस वालों को एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। पुलिस वाले भी भागते हुए एक्सीडेंट स्पॉट पर आते हैं, दोनों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक एबी की मौत हो जाती है। बेटे की मौत से पल्लीपाडन को बहुत तकलीफ होती है। उसे हर वक्त अपने बेटे की याद आती रहती है। अपने बेटे की यादों को भुलाने के लिए पल्लीपाडन उस सीक्रेट कमरे के आगे अलमारी खड़ा कर देता है। कुछ दिन बाद एबी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट पल्लीपाडन से मिलने के लिए आता है और तब पहली बार पल्लीपाडन अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है और एक सेकंड में पल्लीपाडन समझ जाता है कि उसके बेटे की मौत एक्सीडेंट नहीं मर्डर है और वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो सबसे पहले एबी के दोस्तों से मिलता है। मही बताता है कि उस रात लगभग 1 बजे के आसपास हम लोग पार्टी से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से गाड़ी वाले ने हमें टक्कर मारी। मैं तो बेहोश हो गया था, एबी ने ही मुझे जगाया था। वो एबी को याद करके रोने लगता है। पुलिस वालों से पूछताछ करके पल्लीपाडन उस ड्राइवर को भी ढूंढ लेता है जिसकी गाड़ी से एबी का एक्सीडेंट हुआ था। पल्लीपाडन उस ट्रक को देखता है तो पता चलता है कि ट्रक के सामने लोहे का कोई रॉड नहीं लगा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सर पर लोहे का रॉड लगने से एबी की मौत हुई है। ड्राइवर भी उसे बताता है कि उस रात मैंने पी रखी थी तो मुझे टाइम याद नहीं कि एक्सीडेंट कब हुआ था। पल्लीपाडन एक्सीडेंट वाली जगह पर भी जाकर जांच करता है, चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कलेक्ट करता है, उन्हें बड़े ध्यान से देखता है और फिर आखिर में लॉयर थॉमस कुरवेला से मिलने के लिए जाता है। उसे बताता है कि एबी का मर्डर हुआ है और मैंने कातिल का पता लगा लिया है। थॉमस कहता है फिर हम लोग चल के पुलिस को बता देते हैं, लेकिन पल्लीपाडन का ऐसा कोई इरादा था ही नहीं। वो कहता है कि कानून उसे कैसी सजा देगा ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। जिसने मेरे बेटे को मारा है उसे भी मरना होगा। इसी के साथ यह कहानी वापस प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। शिवरामन और अशोकन अब भी पीटर और टैंकर साइजू को ढूंढ रहे थे, लेकिन पीटर खुद ही पुलिस स्टेशन में सबके सामने आता है। पीटर को जिंदा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और पैसों का इंतजाम करने मैं कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड के पास बेंगलोर चला गया था और कर्जा देने वालों से बचने के लिए जानबूझकर मैंने अपना फोन ऑफ कर लिया था। पीटर तो सामने आ गया था, लेकिन टैंकर साइजू अभी भी गायब था। शिवरामन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि पल्लीपाडन ने टैंकर साइजू का ही कत्ल किया होगा, लेकिन अगले ही दिन टैंकर साइजू भी पुलिस स्टेशन में प्रकट हो जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि मेरी वाइफ के साथ साथ मेरा एक और चक्कर है, जब भी मैं उसके पास जाता हूँ अपना फोन ऑफ कर लेता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं उसके पास ही था। शिवरामन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अगर पल्लीपाडन के सारे दुश्मन जिंदा हैं तो आखिर पल्लीपाडन ने जिसे मारा था वो कौन है। दूसरी तरफ हम पल्लीपाडन को देखते हैं। वो अपने घर में अपने बेटे के सीक्रेट रूम में जाता है जहां उसने अपने बेटे के कातिल को बांध कर रखा था और वो कोई और नहीं उसके बेटे एबी का फ्रेंड मही होता है। और इसी के साथ कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल अपनी इन्वेस्टिगेशन में पल्लीपाडन को पता चल गया था कि एबी को मारने वाला कोई और नहीं मही है, जिसके बाद वो मही को मारने का प्लान बनाता है। वो एक गैंगस्टर से सिग्नल जैमर और जीपीएस ट्रैकर लेता है और उस रात पल्लीपाडन अपनी वाइफ एनी को मदुरई भेज देता है। एनी को भी सब कुछ पता था और जानबूझकर वो अपना फोन घर पर ही छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद पल्लीपाडन मही की गाड़ी का पीछा करता है। उसने पहले ही मही की गाड़ी में अपना जैमर लगा दिया था। मही की गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है। जिसके बाद पल्लीपाडन उसके पास जाता है। तब मही उसे बताता है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे कोची जाना है, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दो। पल्लीपाडन मान जाता है, लेकिन उससे कहता है कि मुझे घर से कुछ सामान लेना है, वो ले लूं फिर स्टेशन चलते हैं। वो माही को एक दूसरे शॉर्टकट रास्ते से अपने घर लेकर आता है और फिर मही को अपने सामने बिठाकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। मही कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो अंकल, एबी मेरा फ्रेंड था।
तब पल्ली पाडन उसे बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट 1:30 बजे के आसपास हुआ था और एबी की मौत 3 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी, लेकिन उसके सर पर जो चोट लगी थी वो मौत के लगभग आधे घंटे पहले लगी थी और वो इंजरी लोहे के रॉड से हुई थी जो कि टक्कर मारने वाली गाड़ी में लगा ही नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद से उस रास्ते पर कोई और गया ही नहीं था और तुमने ही तो कहा था कि तुम बेहोश हो गए थे, एबी ने ही तुम्हें जगाया था। इसका मतलब वहां सिर्फ तुम दोनों ही थे। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने एबी को क्यों मारा। मैं ही समझ जाता है कि पल्ली पाडन सब कुछ जान चुका है और अब वो सच्चाई बताना शुरू करता है। दरअसल मही म्यूजिक बनाने में एबी की मदद किया करता था, लेकिन डायरेक्टर ने सारा क्रेडिट एबी को दे दिया और यह बात मही को अच्छी नहीं लगी। वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था और एक्सीडेंट के बाद उसे एक मौका दिखाई दिया। एक्सीडेंट में उसके बाइक का बम्पर टूटकर अलग हो गया था और मही ने वही रॉड उठाकर एबी के सर पर मार दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मही का प्लान कामयाब हो गया था। नेचुरल एक्सीडेंट समझकर पुलिस वालों ने केस बंद कर दिया था, लेकिन पल्ली पाडन ने सब कुछ पता लगा लिया। मही समझ जाता कि पल्ली पाडन उसे मारने वाला है। वो पल्ली पाडन को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। घर का सारा सामान बिखर जाता है, लेकिन आखिर में पल्ली पाडन उसे बेहोश कर देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पल्ली पाडन मही को बताता है कि मैंने तुम्हारी कार रिमोट कंट्रोल डिवाइस का यूज करके बंद किया था और मैंने ये भी ध्यान रखा था कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तक तुम किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुए हो। मैंने अपने कार में और घर में सिग्नल जैमर रखा है, तो तुम्हारे मोबाइल की टावर लोकेशन से कोई पता नहीं कर पाएगा कि तुम कहाँ हो। और रही बात विटनेस की, तो आधी रात को तुम यहाँ आए हो ये किसी ने नहीं देखा है और अगले ही दिन मेरी नौकरानी वाली अफवाह के चलते पुलिस वालों ने मेरे पूरे घर को चेक किया था, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। तुम्हारा मर्डर हुआ है यह साबित करने के लिए तुम्हारी बॉडी भी चाहिए रहेगी और वो कभी किसी को नहीं मिलेगी। इस तरह से पुलिस कभी भी मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। आखिर में पल्ली पाडन उसी रॉड से मही के सर पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। उसकी लाश को कहां दफनाता है पता नहीं, पर कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। आखिर में हम देखते हैं कि मही का बड़ा भाई हरी पुलिस स्टेशन में आता है और वो मही की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, जिसके बाद ये फिल्म तो खत्म हो जाती है। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि कभी इसका सीक्वल बनेगा, लेकिन अगर बने तो तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वाले मही की लाश को ढूंढ पाएंगे कि नहीं? और सवाल ये भी है कि मही के कत्ल में कौन कौन शामिल था। ये बात तो क्लियर है कि उसकी वाइफ एनी और लॉयर कुरुएला दोनों जानते थे कि पल्ली पाडन उसे मारने वाला है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पीटर और टैंकर साइजू दोनों एक ही टाइम पर कुछ दिनों के लिए गायब हो गए, अपना फोन भी बंद कर लिया। एनी भी अपना फोन घर पर छोड़कर चली गई थी। तुम्हें भी पुलिस वालों को मिसलीड करने के लिए पल्ली पाडन ने ही पीटर और टैंकर साइजू को गायब होने के लिए बोला होगा। कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर जरूर करना। आखिर में फिर से कहूंगा कि फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।